हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है। 7 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का चैप्टर नंबर 8 है गांव, शहर और व्यापार। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्राचीन काल में गांव किस स्थिति में थे, शहरों की क्या दशा थी और व्यापार की उन्नति क्या थी, यानी व्यापार किस स्थिति में था। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ये कहानी सी बताई गई है। इससे आगे देखते हैं। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये 6th क्लास के बच्चे के लिए बताई गई है और हम इसे 6th क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। लोहे के औजार और खेती, यहाँ से शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3500 साल पहले शुरू हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग लगभग 3500 साल पहले यानी उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का उपयोग यहाँ शुरू हुआ था। महापाषाण कब्र हमने देखी थी। महापाषाण कब्रें लगभग 3000 साल पहले की थी। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। उनके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। यहाँ कुछ लोहे के हथियार दिखाए गए हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था, जिसके कारण मगध बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। तो लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजारों का उपयोग कहाँ किया गया था? जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों के रूप में और जुताई करने के लिए हल के रूप में लोहे का उपयोग बढ़ने लगा था। अब आगे देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे कि सिंचाई। ये औजारों की सूची है। इसमें हंसियाँ हैं, कुल्हाड़ियाँ और संसी है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि उस समय जो कर का मुख्य माध्यम था वो कृषि ही थी। इसलिए बिना समृद्ध गांवों के राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें खुदी, नहरें बनाई गई, कुएं बनाए गए, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। तो सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय ये सब बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। सबसे पहला है, ये वाक्य दिए गए हैं, हमें इन खाली स्थानों में इन्हें लगाना है। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते हैं। फिर किसानों को क्या चाहिए? कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। किसान तभी तो अपना कर दे सकते हैं, क्योंकि कर सबसे पहला आएगा हमारा 3 पे। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, और ये किससे संभव था? ये सिंचाई से ही संभव था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और फिर धन खर्च किया। तो 5 नंबर पर आएगा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, जिससे उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया। कृषि का उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। इससे क्या हुआ? किसानों को लाभ मिला, क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। अब देखते हैं गांवों में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें कहा जाता था वेलल्ला। तमिल क्षेत्र में जो दक्षिण वाले भारत का हिस्सा है, उसमें जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें कहा जाता था वेलल्ला। साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूर तथा दासों को कडेसियार या फिर अधिमई कहा जाता था। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कडेसियार या अधिमई शब्द किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर और दासों को कडेसियार या फिर अधिमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का प्रधान व्यक्ति था उत्तरी भारत में, उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे।
यानी यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जो ग्राम भोजक होता था वो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, बेसिकली साधारण रूप से। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं ग्राम भोजकों को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो जो उत्तर भारत में ग्राम भोजक होता था वो कई काम करता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो जो उत्तर भारत में कृषक होते थे उन्हें कहा जाता था गृहपति। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। दास कर्मकार ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें कहा जाता है संगम साहित्य। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो तमिल में प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। तो इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? जो तमिल की प्राचीन रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, अभी हमने देखा था कि तमिल में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था। तो उन नामों का जो उल्लेख किया गया है वो हमें संगम साहित्य में ही पाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते थे और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। इतना पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी चांदी के या तांबे के सिक्के होते थे, इन पर कोई छापा या फिर कोई ठप्पा मारकर कोई निशान दिया जाता था, इसी कारण इन्हें कहा जाता था आहत सिक्का। ये हैं आहत सिक्के। ये जो निशान है इस छापे के कारण इन्हें कहा जाता था आहत सिक्का। यहाँ बताया गया है आहत सिक्कों के बारे में। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार होते थे और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए, क्योंकि इन पर जो चिन्ह बनाए गए हैं वो ठप्पे से बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता था आहत सिक्के। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे। यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी तक ये प्रचलन में रहे थे। आगे देखते हैं विनिमय के अन्य साधन। यहाँ विनिमय के अन्य साधन बताए गए हैं। संगम साहित्य की ये कविता है, इससे ये हमारे किसी काम की नहीं है अभी। आगे देखते हैं नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा नगर, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा नगर, मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ये आपको ध्यान रखना है कि मथुरा मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था और मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी थी। ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तो आपको पता ही होगा, तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगा। इतना जरूर याद रखना है कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी।
मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प और शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। शिल्प मतलब किसी भी तरह का कोई, जिसकी हम रचना कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई कलाकृति। जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो भी एक प्रकार का शिल्प ही है। इनमें हमें मिले हैं बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उत्तर में मिले हैं इसलिए उत्तरी कहा जाता था। काले रंग के हैं इसलिए काले कहा जाता था। और इनकी चमक, ये बहुत चमकदार हैं, बहुत चमकीले हैं, इसलिए इन्हें चमकीले पात्र कहा गया, जिन्हें हम उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, यानी वाराणसी और मदुरई कपड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्रेणी किसे कहते थे। तो श्रेणी शिल्पकार और व्यापारियों के जो संघ होते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, शिल्पकार और व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। यहाँ उत्तर काले चमकीले पात्र का वर्णन किया गया है। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। आगे देखते हैं सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम कहाँ से लिए गए हैं? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य या चाणक्य। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है, यानी सभी महिलाएं थी। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा और इस जुर्माने के लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था थी। आइए देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु का। ये अरिकामेडु पूछा जा चुका है कि अरिकामेडु कहाँ है, तो ये है पुदुचेरी में। अरिकामेडु पुदुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, यानी एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मुहर पे इसे मुहर लगे सांची पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो आपको क्या याद रखना है?
अरिकामेडू से क्या क्या मिला है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे बन सकता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं और साथ ही यहाँ से एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो इनमें से कौन सी विशेषता किस शहर के बारे में, यानी ये विशेषता किस शहर को इंगित करती है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अरिकामेडू जो कि पुदुचेरी में है, उससे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिनका उपयोग किया जाता था तरल पदार्थों को रखने के लिए। और साथ ही यहाँ से इटली के शहर के नाम पर इनका नाम रखा गया एरेटाइन पात्र। एरेटाइन पात्र भी मिले हैं, लाल चमकदार बर्तन थे एरेटाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी तमिल भाषा के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। कहाँ से? अरिकामेडू से। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण बेरीगाजा, यानी भरूच का यूनानी नाम था बेरीगाजा। भरूच कहाँ है? गुजरात में। भरूच का यूनानी नाम है बेरीगाजा। यहाँ बताया गया था, उसने भरूच का वर्णन किया था। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा की जो संकरी खाड़ी है, किसका वर्णन किया गया है यहाँ? खंभात की खाड़ी का। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमद, कार्निलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम या इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी शराब, तांबा, टिन, सीसा, इन सब का आयात होता था, जबकि हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, कार्निलियन पत्थर, सूती और रेशमी कपड़ा ये यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, जैसे चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े। ये वो व्यापारी जो आते थे वो राजा के लिए उपहार में लाते थे। सोचो, व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोने के लिए, मसाले खासतौर से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, आज भी प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काला सोना किसे कहते थे? काली मिर्च को कहते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक हमें रोमन सिक्के मिलते हैं। दक्षिण भारत में हमें रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ये व्यापार से जुड़ी एक कविता है। नीचे लिखी गई कविता में व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। इस कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित एक पुहार पत्तन था। पूर्वी समुद्र तट पर एक पुहार पत्तन था, उससे ले जाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। जैसे समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़ों का भी व्यापार किया जाता था। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका
या अरब के पूर्वी तट से भारत के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि मानसून से क्या होता है, जहाज की गति बढ़ जाती है। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। आपको पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा तट से लगा हुआ है। लगभग 9 राज्य हमारे तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी शक्ति, संपत्ति और शक्ति हो गई थी व्यापार के कारण। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। मूवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया और इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। ये थे चोल, चेर और पांडे। जो दक्षिण भारत में शासन था उस समय चोल, चेर और पांडे, उनके लिए मूवेंदार शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता के केंद्र थे। ये तीनों मुखिया चोल, चेर और पांडे, इनके सत्ता के 2 केंद्र होते थे। हर एक के 2-2 केंद्र थे। एक केंद्र तटीय हिस्से में होता था और दूसरा केंद्र अंदरूनी हिस्से में होता था। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था, यानी स्थल भाग पर था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनमें कौन था? इनमें एक था चोलों का पत्तन पुहार और दूसरा कावेरी पट्टनम। चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, पुहार पत्तन या फिर कावेरी पट्टनम पत्तन यानी बंदरगाह। पुहार बंदरगाह जिस पर चोलों का नियंत्रण था उसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। तो एक था चोलों का बंदरगाह पुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी ये कर नहीं वसूलते थे बल्कि लोगों से उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों को और कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो पश्चिम में सातवाहन वंश आए। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। यह आपको ध्यान रखना है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। और उसके बारे में हमें पता क्या चलता है? उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो जो सातवाहन शासक थे उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ मतलब उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला जो रास्ता था उसे कहा जाता था दक्षिणापथ, और ये उसके स्वामी कहे जाते थे क्योंकि इनका उस पथ पर नियंत्रण था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था, दक्षिणापथ। श्री सातकर्णी जो गौतमीपुत्र थे, श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थीं। रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था जो रेशम मार्ग था उत्तर की तरफ। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण शासक। तो सिल्क रूट पर जिन्होंने नियंत्रण रखा था वो थे कुषाण शासक। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। हमने देखा था कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तन तक जाती थी और फिर यहाँ से जहाज़ों के द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है गांव, शहर और व्यापार के बारे में कि व्यापार किस तरह से चलता था। सातवाहन वंश के बारे में कुछ पॉइंट याद नोट किए हैं।
तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आपको 2-3 बार रिवाइज़ करना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।